हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो वर्क के लिए है। तो वर्क को समझते हैं पहले, फिर हम फिजिक्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। वर्क कि वर्क है क्या। जो हम डे टू डे बहुत सारा वर्क करते हैं डेली लाइफ में, डे टू डे जितने भी हम काम करते हैं, अगर उसको फिजिक्स के कंसेप्ट से हम देखें तो उसमें से कुछ हमारे वर्क होंगे और कुछ वर्क नहीं होंगे। सपोज करो तुम बैठ के स्टडी कर रहे हो 4-5 घंटे, 4 आवर्स से तुमने स्टडी किया, तो फिजिक्स के कंसेप्ट में वो हमारा वर्क डन नहीं है। 4 आवर तक तुमने स्टडी किया, वो हमारा वर्क डन नहीं है। तुम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के कुछ असाइनमेंट बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, वो भी हमारा वर्क नहीं है। बट डेली लाइफ में वो हमारा वर्क होता है। लेकिन जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वर्क का, वो डिफरेंट है। उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें अभी ये समझना है कि जो डेली लाइफ का जो वर्क का कंसेप्ट है और जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्क का, वो दोनों डिफरेंट है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वर्क का, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा एक्टिविटी करो। एक्टिविटी क्या है कि एनालाइज करो डेली। डेली का एनालाइज करो कि तुम घर बैठे बैठे जो है कौन कौन से काम करते हो, और वो कौन सा काम, उसकी एक लिस्ट बनाओ। और फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर डेफिनेशन आएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिर उसको ना सेपरेट करो कि कौन सा वर्क जो हम कर रहे हैं डेली, वो हमारा वर्क डन है, वर्क हो रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और जो डेली करते हैं वो तो है ही, सारे वर्क तो है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, वर्क। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वर्क का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं वर्क का। साइंटिफिक डेफिनेशन वर्क का, ये जो हमारा टॉपिक है, साइंटिफिक डेफिनेशन वर्क का। सपोज करो टेबल पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो बुक है, तुम्हारे पास ये बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, और तुमने इसमें फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस हो गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस हो गया ये बुक। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, when we apply a force on an object, an object must be displaced, और ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, इसे ही बोलते हैं वर्क डन, वर्क टू बी डन। मतलब ये कि फोर्स अप्लाई करना है और देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई करना है और देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे और देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस हो गया, तो इसे बोलते हैं वर्क डन। अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो ये वर्क डन नहीं होगा। तो पहले ही बताया था कि तुम बैठ के अगर स्टडी कर रहे हो 4 घंटे तक, 5 घंटे तक तुमने स्टडी किया, तो वहां पे ना ही सपोज कोई फोर्स लग भी रहा होगा अगर तुम बैठे हो, बट बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। किचन में बैठ के जो है या फिर जैसे भी खाना वगैरह बना रहे हैं, तो खाना बन के 1 घंटे तक वहां बैठे रहे बिना बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के, तो हम बोलेंगे कि डेली लाइफ में तो वर्क है, बट फिजिक्स के कंसेप्ट से वर्क हमारा नहीं है। फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है कि देयर इज अ फोर्स, फोर्स अप्लाई करो, देयर इज अ फोर्स, फोर्स अप्लाई करो, और वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। फोर्स अप्लाई करो और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। ये वर्क का डेफिनेशन है, ये वर्क का डेफिनेशन है।
तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है मैंने, ये फर्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है फर्स्ट पॉइंट है, फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए, एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। तो जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एफ इंटू एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी क्लास 9th में ये एफ इंटू एस है, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क डन का डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अभी ये कॉस थीटा का टर्म जो है यहाँ पे नहीं है, वो जब आगे तुम 11th-12th में जाओगे तो फिर वहां पता चलेगा। लेकिन अभी हमें केवल एफ इंटू एस करना है। ये कॉस थीटा क्या होता है, एक अलग चैप्टर है 10th क्लास में, ट्रिगो जब करोगे वहां पे तो वहां पे इसके बारे में देखोगे क्या है। अभी दो वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, एक कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये दो वैल्यू बस याद रखो। एक और याद रखना, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री ये -1 होता है। ये वैल्यूज है, इसको लर्न रख लो बस, नॉलेज के लिए, बस नॉलेज के लिए। ये 0 1 कैसे हो गया, 90 0 कैसे हो गया, 180 -1 कैसे हो गया, ये क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिगो, वहां पे इसके बारे में तुम जानोगे ये होता क्या है। एक्चुअल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है, लेकिन हमें 9th क्लास में एफ एस ही करना है, एफ एस ही करना है। तो हम इसी पे बात करेंगे। और ये मैंने बताया है क्योंकि इसका जो है यूज करूंगा मैं डेफिनेशन को समझने के लिए। तो फोर्स समझ में आ गया, वर्क डन समझ में आ गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल्स टू आ गया हमारा F इंटू एस। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर। फोर्स को हम न्यूटन को ब्रेक भी कर सकते हैं ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, एम ए का मतलब केजी हो गया और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन की वैल्यू पुट कर दो, इसी को न्यूटन बोलते हैं, ये हमारा न्यूटन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ पुट कर दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे ये मीटर, इसको बोलते हैं हम 1 जूल, इसको बोलते हैं 1 जूल। 1 जूल जो है वो ऐसा यूनिट है वर्क डन की, ये एनर्जी की भी ऐसा यूनिट है जूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, लेकिन अभी हम वर्क की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू द डिस्टेंस। सपोज कर तुम शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और वहां पे तुमने क्या किया, एक ट्रॉली में सामान रखा और ट्रॉली को जो है पुल कर रहे हो, तो ट्रॉली मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड, देयर इज वर्क इज डन। तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हुआ है, वर्क इज डन। और सपोज करो कि वो ट्रॉली मूव ही नहीं करता, एक ही जगह पे होता, तो फिर वहां पे वर्क डन नहीं होता। अभी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा वर्क के बारे में, जीरो वर्क डन कब होता है, और वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर है फोर्स का एप्लीकेशन एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो वर्क डन होगा। तो यहाँ पे एक टर्म था हमारा 1 जूल, उसको डिफाइन करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, W इक्वल्स टू F इंटू एस। ये न्यूटन होता है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर होता है, और इसको बोलते हैं जूल, 1 जूल। तो एक क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इस पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन है, और ये 1 मीटर डिस्प्लेस होगा। ये डेफिनेशन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1 जूल को लिखूं, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन और ये 1 मीटर, एनएम को मैंने क्या मान लिया, 1 न्यूटन 1 मीटर। तो जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, तो हम बोलेंगे कि 1 जूल का वर्क डन हुआ है। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन सुन लो क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर।
then we say 1 joule of work is done. तब हम बोलेंगे कि 1 जूल का वर्क डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। एक और है जीरो वर्क डन भी है, यहाँ लिखा नहीं है, एक और है जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन मैंने बताया अभी ऊपर में, देख लो। W इक्वल टू क्या था, F इंटू एस। तो जीरो वर्क डन कब होगा, अगर तुमने फोर्स ही नहीं लगाया, F फोर्स जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो होगा। इफ देयर इज नो फोर्स, या फिर फोर्स टोटल फोर्स जीरो है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो इस पे तो फोर्स लग रहा है ना, बट जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम जीरो है, टोटल फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन ये है कि तुमने फोर्स तो लगाया बट डिस्प्लेस नहीं हुआ, एस जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो भी वर्क डन जीरो होगा। सपोज करो तुम एक ये वॉल है और इसके ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, पूरे दिन तुमने फोर्स लगाया, तुम्हारे बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, बट ये वॉल जो है मूव नहीं किया, मतलब क्या, तुमने कोई वर्क डन नहीं किया। हमने जो फोर्स लगाया इस वॉल पे, उससे कोई वर्क डन नहीं हुआ, देयर इज नो वर्क डन। तो यहाँ भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट कंडीशन फोर्स जीरो, तो वर्क डन जीरो। सेकेंड कंडीशन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो। एक और कंडीशन है थर्ड कंडीशन है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना, W इक्वल टू एक्चुअल फॉर्मूला Fs cos थीटा है, Fs cos थीटा। तो वहां पे ये लिखा था मैंने, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ये cos 90, जब दोनों ये 90 होंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो भी तुम्हारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या एंगल 90 है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि सपोज करो कोई एक कूली है और वो अपने ऊपर सर के ऊपर जो बहुत सारा सामान लेके आ रहा है, स्टेशन से बाहर जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो कूली है ना, वो जा रहा है ऐसे, और यहाँ जो सामान है ना, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, mg फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी होल्ड करते हैं तो उस पर mg फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, मूव इधर की तरफ कर रहा है, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एफ फोर्स लग रहा है, mg फोर्स। तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे एंगल 90 हो गया, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, यहाँ पे W हमारा जीरो होगा। तो तीन कंडीशन है। अब ये बात जाके कूली को मत कहना कि तुम्हारा वर्क डन जीरो है तो तुम्हें मैं पे नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ, वो काम कर रहा है तो उसको अपना पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम फिजिक्स के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। जो वर्क डन हुआ ग्रेविटी के फोर्स के अकॉर्डिंग, वो जीरो है यहाँ पे। ये जब F और S परपेंडिकुलर होगा। तो थर्ड कंडीशन ये है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन हमारा जीरो होगा। तो ये हो गया फर्स्ट जीरो वर्क डन, फर्स्ट हो गया हमारा जीरो वर्क डन। सेकेंड है पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड है हमारा ये पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। तो सपोज करो तुमने मैं जीरो वाले की इरेज करता हूँ, जीरो समझ में आ गया, तब मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। पॉजिटिव वर्क डन क्या है, पॉजिटिव वर्क डन, सपोज ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और तुमने यहाँ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर गया, ए से बी, इधर ही मूव कर गया, ये यहाँ से एस। ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द अप्लाइड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अप्लाइड डायरेक्शन के में मूव कर गया, तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क डन। ये जो है हमारा पॉजिटिव वर्क डन है। सपोज करो यहाँ पे ये एक एग्जांपल से बताया हुआ है। अब नेगेटिव ठीक इसका अपोजिट होगा, अगर तुमने फोर्स लगाया इधर, फोर्स लगाया यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट हुआ अपोजिट, ये हो गया नेगेटिव वर्क डन। ये नेगेटिव है
और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एग्जाम्पल, स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग सपोज इसका देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बताया ना, मैं एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास जो है एक टेबल पे बुक्स रखे हुए हैं बहुत सारे, जो यहाँ पे है बॉक्स है, और तुमने फोर्स लगाया, तो इसको उठाना है ना, ऊपर लिफ्ट करना है। तो जब इसको लिफ्ट करोगे तो फोर्स भी ऊपर लगाया और ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही गया। फोर्स भी ऊपर लगाया और ऑब्जेक्ट भी ऊपर गया, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया बाय यू, मतलब कि जो भी तुमने वट एवर यू नेम, सपोज करो एक्स, तुमने जो यहाँ फोर्स लगा के उठाया, तो एक्स ने जो फोर्स लगाया उसके फोर्स के कारण जो वर्क डन है पॉजिटिव। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg, ग्रेविटी का। तो अगर ग्रेविटी को कंसीडर करें ना, ग्रेविटी को कंसीडर करें यहाँ पे, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे, F लग रहा है नीचे ग्रेविटी का, और ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर। तो ग्रेविटी ने जो है इस पे नेगेटिव वर्क डन किया। क्लियर है? ठीक है ना? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव वर्क डन। सपोज करो ग्राउंड पे कुछ सामान रखा हुआ है, ये कोई सामान रखा था ग्राउंड पे, यहाँ वही एग्जांपल थे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसने उठाया, तो इसने जो फोर्स लगाया ऊपर लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, यहाँ से लेकर ऊपर तक चला गया ये, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बट अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है ना, हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है, और ग्रेविटी के लिए कहाँ ऊपर चला गया, तो ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा मैन डज पॉजिटिव वर्क डन। ये मैन डज पॉजिटिव वर्क लिफ्टिंग बॉक्स, बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए जो है ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और उसने जो है नेगेटिव वर्क किया है कब? जब उसको नीचे लेके जा रहेगा। जब नीचे लेके जाएगा तो नेगेटिव वर्क करेगा, फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। अगर ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है। जब इसको नीचे करेगा तो ग्रेविटी, जब सपोज करो एक हाइट तक तुम लेके सामान को फिर नीचे लेके आ रहे हो, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और सामान भी आ रहा है नीचे, तो ये हो गया पॉजिटिव। वही लिखा है फोर्थ पॉइंट पे, ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क व्हेन बॉक्स इज रेज्ड। जब बॉक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले फोर्स, किस फोर्स के लिए निकाल रहे हैं, और फिर हम बताएंगे कि नेगेटिव वर्क डन है पॉजिटिव वर्क डन है। एक दो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, फिर बताना। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, वर्क इज डन ऑन द बुक्स व्हेन दे आर बीइंग लिफ्टेड। जब बुक्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वहां पे वर्क होता है, बट नो वर्क इज डन ऑन देम व्हेन दे आर बीइंग हेल्ड और कैरिड हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर तुम बुक्स को लेके रखे हो ना, तुमने बुक्स को 2 4 5 घंटे तक लेके बैठे हो, ऐसे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, या फिर तुम उसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हो, जो मैंने एग्जांपल बताया कुली वाला, बुक्स को जो है तुम्हारे पास यहाँ बुक्स था और तुम उसको लेके इधर जा रहे हो, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और जा रहे हो तुम इधर की तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, तो नो वर्क डन, जीरो वर्क डन। और देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अच्छा बताता हूँ मैं स्प्रिंग का। ये देखो स्प्रिंग, पेन के अंदर जो होता है ना स्प्रिंग, उससे तुम ये कर सकते हो, उसको निकालो और एनालाइज करो। जब तुम फोर्स लगाते हो ना इधर, जैसे कंप्रेस करते हो, दबाते हो ना स्प्रिंग को, तो फोर्स लगाया इधर, और जैसे अपना फोर्स हटाओगे तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, फोर्स लगाने से एकदम चिपक गया, और जैसे ही तो अपना फोर्स लगाओगे फिर से क्या होगा? इधर की तरफ भागेगा नहीं, अपने शेप को गेन करेगा। ऐसे देख लिया, फोर्स लगाया तुमने इधर, डिस्प्लेस होगा इधर, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन हुआ। सपोज करो तुमने स्प्रिंग को खींचा है, स्प्रिंग को खींचो, इसी स्प्रिंग को जो है खींचो इस तरह से, इधर की तरफ, इधर फोर्स लगाया, लेकिन जब तुम अपना फोर्स हटाओगे, जब अपने हाथ से जो खींचा हुआ है ना, जब उसको हटाओगे तो स्प्रिंग कहाँ जाएगा? इधर की तरफ आएगा, अपने शेप को फिर से गेन कर लेगा। तो हमेशा फोर्स के अपोजिट हो रहा है। तो स्प्रिंग का भी जो
तो वर्क डन है जो फोर्स के अकॉर्डिंग वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, जो कूली का एग्जांपल बताया था, तुम कोई सामान लेके कहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ सामान ऐसे रखा हुआ है, अगर ये इधर की तरफ जाएगा ये, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, नो वर्क डन। अगर ये लेके ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर ये ऑब्जेक्ट लेके ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है, उस समय भी कोई वर्क डन नहीं होगा, देयर इज नो वर्क डन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। अभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को ना एंगल के टर्म में देखते हैं। इस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को एंगल के टर्म में देखते हैं। पहले मैं देखता हूँ जीरो, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था एक्चुअल फॉर्मूला, Fs cos थीटा। यहाँ पे बताया था ना, cos अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1, अगर cos 90 है तो इसकी वैल्यू होती है 0, और अगर cos 180 है तो इसकी वैल्यू होती है -1। इसके बेसिस पे चेक करते हैं। तो जीरो वर्क डन में एंगल कितना होगा, ये देख लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर 90। जब जीरो वर्क डन होगा तो वहां पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एंगल थीटा क्या एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, इन दोनों के बीच का एंगल है। ये तुम्हारा इधर फोर्स हो गया और इधर कहीं डिस्प्लेसमेंट हो गया सबसे एस, एंगल 90 है। एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। फर्स्ट कंडीशन जीरो वर्क डन, फर्स्ट कंडीशन जीरो वर्क डन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की। फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया जीरो वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा 0 होगा। फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव बताया था ना अभी, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया इधर के साइड में, और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में मतलब ये दोनों एक सेम लाइन पे आ रहे हैं, इधर ही फोर्स है और यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो है ये हमारा एंगल जो है 0 हो जाएगा। जब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो एंगल कितना है, 0 है, एंगल जो है हमारा वो 0 है। तो ये पॉजिटिव वर्क डन में एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं हो रहा। यहाँ देखो ये 90 हो रहा था, अब ये एस और एफ दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो एंगल 0 हो जाएगा। और थर्ड था नेगेटिव वर्क डन, वो क्या था कि तुमने फोर्स लगाया इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ उसके अपोजिट, तो एंगल कितना हो गया, देखो ये 180 हो गया, ऐसे एफ और ये एस, ये हो गया 180 एंगल हो गया। यहाँ पे थीटा हो गया 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब ये हो गया हमारा -1। तो ये आ जाएगा W इक्वल्स टू -Fs, ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। पॉजिटिव वर्क डन में हमारा कितना हो गया, W इक्वल्स टू Fs, ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन, और ये था भाई जीरो वर्क डन। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। इसको करने के बाद एक बार बुक्स को रीड करना, समझ में आएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एस हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। ये देखो वर्क डन के फॉर्मूले में एफ इंटू एस, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। तो सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। सपोज ए से बी पे तुम जा रहे हो, ए टू बी और फिर बी टू ए पे आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल हो गया, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है, तो उस समय वर्क डन 0 हो जाएगा, वहां भी वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। सपोज करो इस बॉक्स को इसने यहां से उठाया, पहले बॉक्स यहाँ रखा हुआ था, तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, ग्राउंड पे था, उठा के यहां तक चला गया, फिर इसने क्या किया, इसको नीचे रख दिया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। एस कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस, मतलब एफ इंटू 0 इक्वल्स टू 0 वर्क डन।
तो ये था पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 12.2, एक 11.1 है पहले, फिर 11.2 करते हैं। इजी है, तुम खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल 11.1 पेज नंबर 148 एनसीईआरटी। फोर्स गिवन है, a force of 5 Newton is acting on an object. The object displays through 2 meter in the direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F into S। अगर अपोजिट करता तो कितना होता? माइनस एफ एस होता, नेगेटिव के लिए, ये वाला नेगेटिव वर्क डन। लेकिन ये लिखा है कि जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हो जाएगा F into S। और F और S की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। F गिवन है हमारा 5 न्यूटन, S गिवन है हमारा और 2 मीटर, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। या तो ये लिखो या फिर इसकी जगह क्या लिखे? जूल, 10 जूल। जूल जो है हमारा ऐसा यूनिट है। एग्जाम्पल 11.1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.2 पेज नंबर, इसका भी 148 है। इसमें गिवन है पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। वही खुली वाला एग्जाम्पल था। ग्राउंड पे रखा हुआ था कोई सामान, ग्राउंड पे, ये सपोज करो यहाँ पे ग्राउंड पे सामान था, और इसको उठाता है, ये 15 kg का है, एंड पुट इट ऑन द इट्स हेड। ये यहाँ पे रखते हैं अपने हेड पे, और एक इसका मास दे रखा है 15 kg। 15 kg क्या है? above its head 1.5 मीटर above द ग्राउंड, और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। इसमें पूछ रहा है कि कितने का वर्क डन हुआ। अब देखो यहाँ पे वर्क डन ग्रेविटी का नहीं पूछ रहा, ग्रेविटी का वर्क डन 0 है यहाँ पे। अच्छा, उठा के ऊपर रखा है ना, यहाँ पे उठा के ऊपर रखा है, मूव नहीं कर रहा। ये जो है इसको उठा के अपने सर पे रखा है ना यहाँ पे। अगर ये मूव करता तो वर्क डन 0 हो जाता। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल 90 हो जाता, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, केवल इसने उठाया है ऊपर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W = F into S। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। इसके ऊपर लग रहा है फोर्स mg। फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट गया ऊपर। फोर्स जो है लग रहा है डाउनवर्ड और ऑब्जेक्ट गया ऊपर, तो यहाँ पे वर्क डन होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, माइनस। तो F आ गया हमारा mg माइनस S। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। माइनस m की वैल्यू कितनी है? 15, g की वैल्यू 9.8 होती है ना, 10 पुट कर देते हैं, इनटू S 1.5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस का 225 जूल। नेगेटिव मतलब कि अगर वैल्यूज लिखें तो 225 जूल हो गया हमारा, 225 जूल हो गया। नेगेटिव ये दिखा रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अगेंस्ट है, फोर्स के अपोजिट है, फोर्स के अपोजिट है। तो ये था एग्जांपल 11.2। कुछ ब्लू क्वेश्चंस है, उसको ट्राई करो, इजी है जितना बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। जब फोर्स अप्लाई करेंगे देयर इज अ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। फिर सेकंड क्वेश्चन है write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, F into S। थर्ड क्वेश्चन डिफाइन 1 जूल। 1 जूल बताया था मैंने, जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे और 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, 1 जूल। और फोर्थ में जो है ये न्यूमेरिकल है, इजी है, इसे कर लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तुम्हारे पास कितनी कैपेबिलिटी है वर्क करने की?
इज सेड टू पोसेस एनर्जी। सपोज करो, एंड आगे मैं रीड करता हूँ, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेज एनर्जी, जो वर्क करता है वो एनर्जी लॉस करता है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, और जिस पे वर्क होगा वो एनर्जी को गेन करेगा। इसकी यूनिट भी जूल होती है। और दो टाइप्स की एनर्जी हमें करना है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होते हैं। यहाँ पे हमें पोटेंशियल और काइनेटिक करना है, लेकिन और भी टाइप्स की एनर्जी होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मेनली हमें जो करना है वो पोटेंशियल और काइनेटिक ही करना है। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए और एक बी है, दो पर्सन है ए एंड बी। ए जो है ना 1 मिनट में 600 मीटर भागता है, 600 मीटर भागता है, और ये 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 800 मीटर भागता है। तो ज्यादा वर्क किसने किया? बी ने किया, तो मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। जिसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होगी वर्क करने की, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एनर्जी प्रोसेस करेगा। या फिर इसका एक और डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफर जो करते हैं उसको भी बोलते हैं एनर्जी। यहाँ पे 1 जूल का जो डेफिनेशन है, 1 जूल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 जूल वर्क डन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, 1 जूल वर्क डन 1 जूल वर्क डन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही बोलते हैं 1 जूल। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। और भी यूनिट यूज करते हैं एनर्जी का, जूल, केल्विन, डिफरेंट टाइप्स का, जो लेकिन जो ऐसा यूनिट है हमारा वो जूल है। सपोज करो मैंने यूज लिख दिया 1000 जूल, ये लिख दिया 1000 जूल, इसको तुम बोल सकते हो 1 किलो जूल। के लगा दिया, के का मतलब 1000 होता है ना, 1 किलो जूल ये यूज करते हैं। तो दो टाइप्स के यहाँ पे एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, इसके बारे में और बात करते हैं, और एक डेरिवेशन भी है। तो फर्स्ट यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। दो एनर्जी हमें करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी आगे मैं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये एक डेफिनेशन भी है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब हम एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है पोटेंशियल और काइनेटिक। देखो लिखा क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट is the energy present in it by virtue of its position or configuration। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप साइज, इसका मतलब है शेप साइज। यहाँ पे इसका मतलब है शेप एंड साइज, शेप और साइज। सपोज करो तुम्हारे पास एक पेपर है, ठीक है ना, अब उस पेपर को तुमने क्रश कर दिया, ऐसे ये पेपर हो गया, तो इसका शेप चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये रबर बैंड का एग्जांपल है, ये क्लियर नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ, ये रबर बैंड का एग्जांपल है। रबर बैंड को स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेचिंग रबर बैंड, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, केवल स्ट्रेच किया हुआ है। वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल, जो टॉप पे सपोज को टंकी के अंदर पानी रखा हुआ है, घर में होता है छत के ऊपर टंकी, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, तो उसको भी वहां भी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो है एरो वगैरह जो यूज करते हैं, सपोज तुमने जो है घर के नीचे ग्राउंड पे एक बड़ा सा कोई स्टोन था, ईंट था, उसको उठाया और छत पे ले जाकर रख दिया, तो उस पर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जो स्टोर होता है एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो स्टोर होता है, पोजीशन चेंज किया हमने और उसके अंदर एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई, वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसमें और भी एग्जांपल्स है, एक बार इसका जो है एक्टिविटी चेक करना बुक में, और भी मिलेंगे। तो स्टोर एनर्जी का जो है हम यूज करते हैं हर जगह, उसका कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एग्जांपल 1 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तुमने देखा होगा घर में एक होता है टॉय कार, बैटरी वाली की बात नहीं कर रहा, एक होता है ना कार के अंदर जो है
इस तरह से चाबी देना पड़ता है, यहाँ से एक लगा होता है चाबी, इस तरह से इसको घुमाना पड़ता है, और घुमाने के बाद जो है जब इसको यहाँ पर रखते हो तो भी भागता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर ना स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ऐसे स्पाइरल टर्म में। तो जब तुम चाबी देते हो ना तो स्प्रिंग जो है ना ऐसे हो जाता है, पूरा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है इस तरह से। तो जब कॉम्प्रेस्ड हो गया तो क्या हुआ, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। ये तो था ना, पोजीशन चेंज हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। अब इस चाबी को घुमाने से इसके अंदर स्प्रिंग का शेप है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉम्पैक्ट हो गया, पहले फैला हुआ था, कॉम्पैक्ट हो गया। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। वो स्टोर एनर्जी रिलीज होगी और फिर ये भागेगा आगे की तरफ। पहले के टाइम पे तुमने देखा होगा, जो ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर तुम्हारे फादर वगैरह होंगे, तो वो देखा होगा कि उनके पास एक घड़ी होती है, रिस्ट वॉच जो होती है, उस घड़ी में जो है चाबी घुमाते थे ऐसे, घड़ी होता था और इसके बगल में ऐसे डॉट सा होता था। अब यूज बहुत कम करते हैं इस तरह के जो वॉच होते हैं, लेकिन जो पहले यहाँ पे ये वॉच होता था और इसको घुमाते थे। एक बार जब उसको घुमा दिया तो फिर 24 आवर या फिर एक दिन या फिर 2 दिन, 1 डे या फिर 2 डे तक ये वॉच चलता रहेगा विदाउट बैटरी। बैटरी का यूज नहीं होता था। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। इसके अंदर भी क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग को घुमाया और वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, और फिर वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और ये इसकी जो है टाइम बताएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो है कुछ यूज है जो हम करते हैं। और भी यूज है, और डैम वगैरह में जो पानी को स्टोर करते हैं हाइट पे, फिर उसको रिलीज करते हैं, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है कन्वर्ट होता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट टॉपिक जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें एक डेरिवेशन है। पहले काइनेटिक समझ लो, फिर मैं दोनों डेरिवेशन कराता हूँ एक बार इकट्ठा ही। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल को कंटिन्यू करते हैं, वो डेरिवेशन कर लेते हैं हम। जो डेरिवेशन था हमारा उसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है स्ट्रेच किया हुआ है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। ये ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले गए, यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी आ गई, स्टोर हो गई, ये हमें कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h हाइट तक इसको ले गए उठा के, और हमें फाइंड करना है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यहीं से एक कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ से एक हमारा डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टोन है ना, ये जो पत्थर था, इसको उठाया, ये पहले यहाँ था, इसको यहाँ से उठा के जो ऊपर लेके जाएंगे, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे ना, इस पर फोर्स लग रहा है इसकी तरफ mg डाउनवर्ड। तो जब तुम इसको ऊपर उठाना होगा तो तुम क्या करोगे, mg के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे तक जाएगा ये। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा ना, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लो क्या डेफिनेशन है। तो इसका डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट above the ground, ये above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point। ये ground से इस point तक गया है, यहाँ तक इस point तक गया है against the gravity। और जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो gravity के against जाओगे। It depends only on the initial and the final points, that is path independent। अब ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, F इंटू एस, यही था ना फॉर्मूला। F कितना हमारा mg, और S की वैल्यू हो गई h, हाइट h स्क्वायर। ये हमारा वर्क डन हो गया। और ये जो वर्क डन है, यही जो वर्क डन है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये जो वर्क डन है ये हमारा एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इतना ही एनर्जी स्टोर कर लेगा अपने अंदर।
यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी हो जाएगी इसकी कितनी, mgh, और यहाँ पे मैंने P लिख दिया। P का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। जितना हमने वर्क डन किया, इसके बाद एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जो वर्क डन है वही हमारा क्या है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू mgh एंड एनर्जी इक्वल्स टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। h हमारा हाइट है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो मैंने पहले लिखवाया था ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हुआ तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 हो जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। अब हमें, ये हमारा ग्राउंड है और जाना हमें इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे जाना है। तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। यहाँ से ये ऐसे घूम के भी जा सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है, यहाँ पे ए के पास ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, अलग अलग पाथ से जा सकता है। बट जो वैल्यू है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की mgh, ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा mgh, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि h हमारा क्या है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन। तो तुम पाथ कोई सा भी चूज करो, चाहे 1 से जाओ या 2 से जाओ या फिर 3 से जाओ, जो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो चेंज नहीं होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? इसके जो क्वेश्चंस है, अभी मैं एक और डेरिवेशन कराऊंगा काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे इकट्ठे हम। एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, बुक के साइज में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड था, ये स्टोन था, यहाँ पे जो स्टोन रखा हुआ है ना, स्टोन यहाँ पे था, ये ग्राउंड पे। इस स्टोन को जो है इस पोजीशन से उठा के यहाँ रख दिया, तो बताओ कितना वर्क डन एनर्जी हुआ है। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे लेके आ गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ईपी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mg, और h की वैल्यू कितनी होगी बताओ, h क्या होता है, ये हाइट ना, इसकी हाइट है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है, ये तो गया ही नहीं, ये तो अगेन ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पे हमारा कोई हाइट हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी जो है 0 हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस कंडीशन में हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और यहाँ पे वर्क डन भी हमारा 0 होगा बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 है और एनर्जी भी 0 होगा। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और इसका फॉर्मूला आ गया mgh। तो दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एक वर्क डन के लिए F/S, और एक ये आ गया mgh पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जांपल देखो, ये लिखा है फॉलिंग कोकोनट, सपोज करो ऊपर से कोकोनट गिर रहा है पेड़ वगैरह से, स्पीडिंग कार, कोई कार मूव कर रहा है, और रोलिंग स्टोन, स्टोन रोल कर रहा है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर। जब वाटर को स्टोर किया है ऊपर में, स्टोर किया तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब यहाँ से होल्ड कर दिया और यहाँ से वाटर फ्लो करने लगा, तो फिर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आ गया। ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम ड्राइव करेंगे, ये कितना आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, E K इक्वल्स टू हाफ mv², और E P का मतलब पोटेंशियल, K का मतलब काइनेटिक, mgh। ये इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे, भी देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसको फिगर के थ्रू।
ये देखो यहाँ पे जो है ये मूव कर रहा है, मोशन में है, और ये एनर्जी आया कहाँ से इसके पास, तो स्टोर किया हुआ था पहले से, वही रिलीज हो रहा है। स्टोर किया हुआ था, ये एरो वाला एग्जांपल बताया था, जब तक उसको स्ट्रेच किया था ना, कौन सी एनर्जी थी, स्ट्रेच किया हुआ है तो पोटेंशियल, और जब उसको रिलीज कर दिया तो वही स्टोर एनर्जी रिलीज हो गई काइनेटिक में। ये देखो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है ये नीचे की तरफ, ये दोनों भाग रहे हैं तो भी काइनेटिक एनर्जी, ये कार है तो भी काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एक डेरिवेशन है हमारे पास, एक फॉर्मूला इसका ड्राइव करना है, हाफ एम स्क्वायर, वो ड्राइव कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन या फिर डिराइव। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हो गई v, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी। फोर्स F अप्लाई किया और इसकी वेलोसिटी हो गई v, और ये डिस्प्लेस कर गया यहाँ से यहाँ तक s। ये समझ में आ गया कंडीशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास m moving with the initial velocity u, applying a force F, its final velocity is v, and there is a displacement s, और इसका डिस्प्लेसमेंट s है। तो ये सब गिवन है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन a है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन थे, उसमें से एक इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो मैं यहाँ से s निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या था हमारा, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, F इक्वल्स टू ma। अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स F, जो F फोर्स लगा था ना वो कितना वर्क डन करेगा वो निकालते थे। फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, W इक्वल्स टू F इंटू S। F की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन 2 F की वैल्यू ma, पुट कर दो यहाँ पे, इंटू S की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा, S की वैल्यू इतनी है, पुट करो यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। एक बार मैं फिर से बताया तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन से यही लिखा मैंने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और ये 2a मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, s की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से, इनिशियल मास m था, जब हमने फोर्स लगाया F तो एक्सेलरेट किया और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आ गया s। न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास था F इक्वल टू ma, ये हमने किया हुआ है पहले फोर्स वाले चैप्टर में। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, F इंटू एस, तो वैल्यू पुट कर दिया, F की वैल्यू कितनी ma, ये रहा, पुट कर दिया, और S की वैल्यू कितनी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है, पुट करते हैं यहाँ पे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा W इक्वल्स टू 1/2 m अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, W इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको जो है इक्वेशन में डाल देता हूँ थर्ड, इसका यूज हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये आ गया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है रेस्ट से, सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है रेस्ट, तो वहां पे u 0 हो जाएगा, जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा, हाफ m u की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये टर्म 0 हो गया, तो वर्क डन आ गया हमारा हाफ m v स्क्वायर, और ये जो वर्क डन आया है यही हमारा क्या होगा, एनर्जी होगा,
तो एनर्जी आ गई हमारे पास, काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, जो ऊपर फॉर्मूला था यहाँ पे जो लिखा था ये वाला हाफ एम बी स्क्वायर। सपोज करो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है कि ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इक्वेशन थर्ड को याद रखना, थर्ड क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये याद रखना। इसको इरेज करते हैं, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एम जी एच। इक्वेशन थर्ड बोला था ना याद रखने के लिए, क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है, वी है मतलब कि फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस यहाँ पे यू है मतलब इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या, डब्ल्यू, वर्क डन। तो वर्क डन का हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, एफ इन टू एस, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया वर्क डन का एनर्जी के टर्म में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, वर्क डन की इक्वल है। तो सपोज करो क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, वेलोसिटी के टर्म में बात कर रहा है क्वेश्चन में, फिर तुमसे पूछ रहा है वर्क डन फाइंड करो, तो वहां क्या निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर दो, वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होता है हमारा वर्क डन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डेरिवेशन समझ में आ गया। क्वेश्चंस करते हैं हम, एग्जाम्पल 11.3, एग्जाम्पल 11.3 करते हैं क्वेश्चन 11.3, और पेज नंबर है इसका 151। देखो गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एम गिवन है 15 kg, पहले गिवन लिख लेते हैं हम, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर, वी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, वेरी इजी क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, पुट कर दो पहले यहाँ पे 1/2 एम कितना है 15 इंटू वी स्क्वायर 4 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर 120 जूल, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है ना, इजी। नेक्स्ट 11.4 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले पे होगा। तो यहाँ पे मास गिवन था, वेलोसिटी गिवन था, हमने काइनेटिक एनर्जी का यूज किया और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं हम एग्जांपल 11.4, 11.4 करते हैं, जो कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इसी से सॉल्व होगा। इसमें गिवन व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना, तो वर्क डन फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये एग्जांपल 11.4 पेज नंबर 151, और वेलोसिटी गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू गिवन है, यू दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, वी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करो इसको मीटर पर सेकंड में, पता है क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ऊपर 150 अपॉन 18
किलो मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे रखो, मैं बाद में डिवाइड करेंगे। और ये 30 इंटू 60 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 300/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? हाँ, 300/18 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो निकाल लो फिर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है ना फॉर्मूला? तो इसमें से कॉमन कर लो, 1/2 m कॉमन कर लिया, 1/2 m कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। तो 1/2 m v प्लस u, और ये v माइनस u। अब यहाँ v और u की वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी थी? इसमें m था 1500 kg, 1500 kg इंटू v। v कितना था हमारा? ये था v 300/18 प्लस 150/18, फिर 300/18 माइनस 150/18। इन सबको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे ये, जब मैं कर दूं सॉल्व, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व इसको। तो यहाँ पे वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में 1500 इंटू, ये ऐड करो तो आ जाएगा 450/18। ये 118 नहीं है, 18 है। इंटू ये कितना आएगा? 150/18। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 156,375 जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि वर्क डन आ गया। एग्जाम्पल 11.4 था ये, एग्जाम्पल 11.4 है। ये तो हमने किया काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे भी है 11.5। एग्जाम्पल 11.5, पेज नंबर 153। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, m गिवन है 10 kg, when it is at a height of 6 मीटर, h गिवन है 6 मीटर, और यहाँ पे g की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 10 kg ऑब्जेक्ट को h हाइट पे 6 मीटर पे रखा हुआ है, केवल मतलब उसको लेके हम खड़े हैं वहां पे, तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल ही होगी ना। एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल। क्या होता है फॉर्मूला? mgh। पुट कर दो वैल्यू 10 इंटू 9.8 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 588 जूल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 11.5। एक और है एग्जाम्पल 11.6। 11.6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये पेज नंबर है इसका 154। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, m गिवन है 12 kg, is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joule। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। h फाइंड करना है, सिंपल mgh लगा दो यहाँ पे। mgh इक्वल्स टू 480, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480/mg। m गिवन है, g पुट कर दो 9.8 या फिर 10, सॉल्व कर लो। और यहाँ पे g गिवन है 10, g की वैल्यू पुट करनी है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 480/12 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 4 जा
तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। ये हो गया एग्जाम्पल 11.6। तो यहां तक हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। क्या है ये लॉज? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy can only be converted from one form to another। एनर्जी को केवल कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन remains the same, and this law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of transformation। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कांस्टेंट। ये ना मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब जो इनिशियल में होगी वही फाइनल में होगी, या फिर तुम किसी पॉइंट पे निकालो, हर जगह वो क्या होगा? सेम रहेगा। अब ये होता क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट का मतलब। अभी और भी आगे एग्जाम्पल आएंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा है ना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट फिक्स रहेगा। सपोज ये इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सपोज करो 2 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो 8 जूल है, तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो किसी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इसको लेके जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है। तो इस ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, तो यहां से यहां तक में तुम किसी भी पॉइंट पे एनर्जी जब फाइंड करोगे ना, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज करो उसकी वैल्यू 10 है, तो हर एक पॉइंट पे, सपोज करो मैंने एक पॉइंट सी ले लिया, तो चाहे मैं ए पे कैलकुलेट करूं, बी पे कैलकुलेट करूं, या फिर सी पे कैलकुलेट करूं, या फिर किसी और पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, हर जगह 10 जूल ही आएगा। ये मतलब इसका। तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी ना ही क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, एनर्जी केवल कन्वर्ट हो रहा है। आगे मैं फिगर से बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है। डेली लाइफ में देखते हैं ना, विंड एनर्जी से हम लाइट जलाते हैं, सोलर से हम लाइट जलाते हैं और यूज करते हैं उसका। तो इस तरह से बैटरी के अंदर केमिकल होता है, उसका हम यूज करते हैं उस। तो डिफरेंट एनर्जी को जो है हम यूज कर सकते हैं कन्वर्जन के थ्रू। तो यहाँ पे फोकस करते हैं पहले, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या मतलब इसका। काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल है, और ये कांस्टेंट 10 जूल है। तो अगर ये कांस्टेंट रखना है ए बी सी हर पॉइंट पे, यहां से यहां तक जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है, तो अगर मैंने काइनेटिक इसको मैंने 3 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 3 जूल कर दिया, तो ये कितना होगा? 7 जूल होगा ना, तभी तो 10 रहेगा हमेशा। तो मतलब ये हुआ कि एक इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। और अगर तुमने पोटेंशियल को 9 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल इंक्रीज तो काइनेटिक डिक्रीज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या मतलब इसका। जब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा 10 होना है, कांस्टेंट होना है। हमेशा क्या होना है? कांस्टेंट होना है 10। मैंने 10 माना है, कुछ और भी मान सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो जब काइनेटिक एनर्जी को तुमने इंक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है तुम्हें समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने एबीसी किया, सपोज करो इस बी पॉइंट की बात करते हैं, हाइट एच है, हाइट एच है। तो इस बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट पे जाता है ना तो रुका रहता है वहां पे, वो रेस्ट में है। इस पॉइंट पे वो रेस्ट में है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। ये होता है ना फॉर्मूला, ये।
तो जब ये रुका हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जब ये स्टॉप है, तो यहाँ पे तो V 0 है, तो जब V 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, m इंटू 0, 0। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बट हाइट मैक्सिमम है, हाइट क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम उसी हाइट तक से जाना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब ये समझो कि जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब हमेशा 10 होना है, तो जब मैंने इसको 0 कर दिया, काइनेटिक को 0 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी 0, 0 क्यों है समझ में आया, रुका हुआ है, रेस्ट में है। अब जब ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो इसकी वेलोसिटी जो है C पॉइंट पे, वेलोसिटी को मैंने मान लिया VC, या फिर कुछ भी मान लो, V मान लिया, चलो इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे काइनेटिक भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट सपोज करो h1 है यहाँ तक की, तो इसका पोटेंशियल भी होगा, इसके पास काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो मैंने लिखा है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो एट बी पे क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ये एक्टिविटी के थ्रू जो है एग्जाम में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, किसी भी एग्जांपल से बताओ कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कंजर्व है, बताओ, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसे। तो बी पे हो गया काइनेटिक एनर्जी। एट सी पे क्या हो रहा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब कि हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, कितना mgh होता है ना, mgh, और h की वैल्यू कितनी, h1 है, h की वैल्यू h1 है, ये रहा mgh। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा ना, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और हाइट 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। 0 क्यों समझ में आया, क्योंकि हाइट 0 हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। जब हिट करेगा तो हाइट तो रहा ही नहीं, तो पोटेंशियल 0 और काइनेटिक मैक्सिमम। एट ए क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो मैंने पहले लिखा था इससे पहले कि एक इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, ये लिखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी सपोज करो इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों को कांस्टेंट होना है, 10 होना है, यहाँ पे लिखा ना मैंने 10, फिक्स्ड रहनी है वैल्यू, वो चेंज नहीं होना। तो यही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बुक में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, तो एक बार इसको वहां से तुम रीड कर लेना। ये क्वेश्चन का आंसर था कि एक एग्जांपल से बताओ कि एनर्जी कैसे कंजर्व होता है, गिव एन एग्जांपल टू शो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन था। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि कैसे ए बी सी पे तुम एनर्जी निकाल सकते हो, हर पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं एनर्जी। और देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे ये कुछ फोटोज वगैरह पे हैं, ये देखो सन के अंदर है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार, फिर इससे लाइट मिलती है, यहाँ ये बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट मिल रही है। ये देखो यहाँ पे एप्पल है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये रिलीज होगा नीचे गिरेगा तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एनर्जी इन, और ये एट पॉइंट पे आ गया तो एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी, जब नीचे आएगा तो एनर्जी आउट होगा, यहाँ पे ये रिलीज होगा। तो ये कुछ फिगर्स वगैरह दे रखे हैं, इससे तुम विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से कौन सा काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पावर।
power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. If an agent does a work W in time t, then the power. ये power का formula है. Work done upon time. Work done upon time. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल. और टाइम का सेकंड. तो 1 जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं 1 वॉट, या फिर 1 डब्ल्यू लिख सकते हो. और ये पावर का, ये 1 आवर वाट जो है क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर. ये पावर का ऐसा यूनिट है. 1 वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. तो यहाँ पे 1 वॉट को डिफाइन किया है मैंने. 1 watt is the power of agent which does work at the rate of 1 joule per second. जब 1 जूल पर सेकंड के रेट से कोई वर्क होगा तो उसे हम बोलेंगे कि 1 वाट का पावर है. 1 watt is the power. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. या फिर एक और डेफिनेशन है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकंड. अगर वो 1 जूल पर सेकंड एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि उसका 1 वाट पावर है. एक और फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज पावर का, जो कि है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना एनर्जी उसने कंज्यूम्ड किया अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहाँ पे था ना W अपॉन T, वही है. तो टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो ये आ गया हमारा पावर. इसमें एग्जांपल है 11.7, उसे करते हैं. एग्जांपल 11.7. एग्जांपल 11.7 पेज नंबर 155. लिखा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन. 2 गर्ल्स, एक ए है और एक बी है. दोनों का जो वेट है वो 400 न्यूटन है. क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर. और हाइट जो 8 मीटर है, फोर्स गिवन है और हाइट गिवन है, मतलब mg गिवन है कितना? 400 न्यूटन. दोनों का सेम है. और हाइट भी 8 मीटर है, वो भी दोनों का सेम है. बट जो दोनों का टाइम है, गर्ल्स ए टेक्स 20 सेकेंड. ए जो है वो टाइम ले रही है 20 सेकेंड ले रही है, और जो बी है वो 50 सेकेंड, ये ले रही है 50 सेकेंड. टी. तो पावर फाइंड करना है. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू एस. वर्क डन होता है F इंटू एस अपॉन टी, मतलब कि mg. F कितना है? mg इंटू में h अपॉन टी. ये आ गया फॉर्मूला. तो इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. ए के लिए पावर फॉर ए, mg की वैल्यू गिवन है कितना? 400 न्यूटन. 400 इंटू में 8 अपॉन 20. और बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 400 इंटू 8 अपॉन टाइम कितना है? 15. तो ये आ जाएगा हमारा 160 वॉट और ये आ जाएगा हमारा 64 वॉट. पावर ऑफ गर्ल बी 64 आ गया और पावर ऑफ गर्ल ए 160 वॉट आ गया. मतलब जिसने कम टाइम लिया, कम टाइम में ज्यादा काम किया, उसके पास पावर ज्यादा है. 160 वॉट पावर है. गर्ल ए के पास जो है 160 वॉट पावर है, और गर्ल बी जो है इसके पास 64 वॉट पावर है. इसने ज्यादा टाइम लिया उसी काम को करने के लिए. देखो 3200 वर्क 20 सेकंड में कर रही है, और ये 3400 50 सेकंड में कर रही है. तो ए का जो पावर है ज्यादा है. एक और एग्जांपल है 11.8. एग्जांपल 11.8 पेज नंबर है 156. A boy of mass 50 kg, mass given है 50 kg, up the stair of 45 steps in 9 सेकेंड. ये इस तरह से ना स्टेयर होता है ना, ऐसे.
इस तरह से 45 स्टेप्स हैं, ऐसा ना 45 स्टेप्स हैं टोटल। और ये 9 सेकंड में जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये टाइम लगाता है कितना, 9 सेकंड। और हर एक स्टेयर की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं हाइट निकालूं 45 है तो ये, तो टोटल हाइट h कितना आ जाएगा हमारा, 45 इंटू ये 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लेकर आओ कितना हो जाएगा, 0.15। 15/100 कर दिया ना मैंने, तो ये आ गया 0.15 मीटर के टर्म में, 0.15 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.75 मीटर, 6.75 मीटर आ गई h की वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। फाइंड इज पावर, P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन T। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, जब ये बॉय ऊपर जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा, सपोज कर यहाँ पे है ये 50 kg का, तो फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है ना डाउनवर्ड। ये कितना हो जाएगा, mg F इंटू एस होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, F इंटू एस, ये हो गया mg इंटू एच अपॉन टी। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, जो भी वैल्यूज है। m हमारा दे रखा था 50, g की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है 10, और h आ गया हमारा 6.75 अपॉन टाइम इसने लिया 9 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 375 वाट। ये आ गया पावर 375 वाट। तो ये क्वेश्चन था, इजी था। इसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। लास्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो है किलो वाट आवर। ये देखो पावर क्या था, वाट, और इसमें आवर लिखा हुआ है, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई। तो पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर था ना, जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन अपॉन टाइम इनटू टी कर दो, टी से टी कट जाएगा तो क्या आएगा, वर्क डन ही तो आएगा, वर्क डन या फिर एनर्जी। तो किलो वाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में एमसीक्यू वगैरह में। तो किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, तो ये एनर्जी की यूनिट है। डेफिनेशन क्या है, 1 किलो वाट आवर इज एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। एक घंटे के लिए, 1 आवर के लिए जब हम 1000 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी का यूज करेंगे, तो वो कितनी एनर्जी हो जाएगी, 1 किलो वाट आवर हो जाएगी। या फिर 1 किलो वाट भी बोलते हैं, ये 1000 को हम क्या बोलते हैं, किलो, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। तो 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी होगी, जूल में निकालते हैं इसको, क्योंकि हमने लर्न किया हुआ है जूल में एनर्जी को। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलो वाट आवर में कितनी एनर्जी होगी। तो किलो का मतलब क्या हो गया, 1000, तो हो गया 1000 वाट इंटू आवर है, 1 आवर मतलब 60, 1 आवर में 60 सेकेंड और 60 मिनट इंटू 60, तो ये आ गया सेकेंड, वाट एंड सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 3600 इंटू में 1000 वाट सेकेंड, तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, और ये जूल, वाट सेकेंड हो गया हमारा जूल। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंट लाना है। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 10 डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब ये कि 1 किलो वाट आवर को हम क्या लिखेंगे जूल में, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये एनर्जी आ गई। और इसी 1 किलो वाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 किलो वाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो हमारे घर में बिजली का जो बिल आता है ना, वो यूनिट के टर्म में लिखा हुआ आता है। हम बोलते हैं ना कि 50 यूनिट यूज कर लिया, 100 यूनिट यूज कर लिया, 200 यूनिट यूज कर लिया, तो उसका मतलब है 1 किलो वाट आवर, 1 यूनिट। अगर 50 यूनिट
बिजली का बिल, इसका मतलब क्या हुआ 50 किलो वाट आवर। तो हमने एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना एनर्जी हमने कंज्यूम किया या फिर यूज किया, जो भी है। तो इससे हम बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करके घर में कितने वाट हम यूज करते हैं उसको ऐड करो, फिर 1000 से डिवाइड करो किलोवाट में लाने के लिए, और फिर कितने टाइम के लिए यूज करते हैं, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है 11.9, एग्जांपल 11.9, पेज नंबर इसका 156 है। इलेक्ट्रिकल बल्ब दे रखा है 60 वाट, मतलब कि पावर गिवन है 60 वाट, इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, और टाइम दे रखा है 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स, तो यूनिट निकालो। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, किलो वाट आवर चाहिए, यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए, किलो वाट आवर। तो 60 वाट है, इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, किलो में। किलो में कैसे आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो, तो अपॉन 1000 कर दिया यहाँ पे, तो आ गया किलो आ गया, 1000 से डिवाइड करने पे आ गया किलो। किलो वाट आवर कितना आवर, 6 आवर, तो इंटू में 6 आवर, ये कितना जाएगा 6 इंटू 6 36 जीरो किलो वाट आवर अपॉन 100। ये 1 0 कैंसिल होगा, कितना जाएगा 3.6, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3.6 किलो वाट आवर। मतलब कि ये 1000 था ना, यहाँ पे डिवाइड में 1000 होगा, डिवाइड में 1000 होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, 1000 से डिवाइड करना है ना, हमें किलो वाट आवर में लेके आना है, किलो वाट आवर में लेके आना है। तो 1000 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 36 अपॉन 100 किलो वाट आवर, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.36, और किलो वाट आवर का मतलब क्या, यूनिट। तो ये आ गया 0.36 यूनिट। सपोज करो यहाँ पे कॉस्ट गिवन होता 3 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा यूनिट आया था। इसका यूज करके तुम अपने रूम का या फिर अपने फ्लैट का, अपने घर का बिजली का बिल फाइंड कर सकते हो, सिंपल। सपोज करो तुम अपने रूम, जिस रूम में रहते हो ना, उसका कैलकुलेट करना है, जिस रूम में रहते हो उसका कैलकुलेट करना है। तो पहले काउंट कर लो क्या क्या है। सपोज करो फैन होगा, बल्ब होगा, टीवी होगा, ऐसे होंगे। तो फैन को उस पर सब लिखा होता है कितने वाट का है, तो ये मैं 120 वाट लेट कर रहा हूँ, एक फैन होगा। बल्ब होंगे दो 60 वाट के, तो 60 इंटू 2, ये भी हो गया 120 वाट। टीवी सपोज करो हो गया 300 250 मान लो, 250 वाट, ये 250 वाट हो गया। इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, टोटल वाट हमारा कितना आ जाएगा, 0 5 और 2 7 और 2 9, 2 1 3 और 1 4, ये आ गया 490 वाट। तो 490 वाट, इसको हमें कन्वर्ट करना किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 490 किलो वाट। अब हमें चाहिए आवर, तो कितने घंटे के लिए हम यूज करते हैं। सपोज करो 8 आवर्स के लिए हम यूज करते हैं, या फिर 10 आवर कर दो, 10 आवर यूज करते हैं, और 30 डेज तक यूज करते हैं, तो इंटू 30। अगर हम किसी मंथ का निकाल रहे हैं तो इंटू 30 करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 490 किलो वाट, इंटू में 1 डे के लिए 10 आवर्स, तो 30 डेज के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू 30 आवर्स, तो कितना आ गया 490 इंटू 10 इंटू 10 किलो वाट आवर, क्या जाएगा 49000, सॉरी ये अपॉन 1000 था ना, यहाँ पे मैं 1000 बार बार मिस कर जा रहा हूँ, ये अपॉन 1000 था, तो ये 10 कैंसिल होगा, अपॉन 100 आएगा यहाँ पे, अपॉन 100, अपॉन 100, और यहाँ भी अपॉन 100, और एक किलो वाट आवर कितना हो गया, यूनिट हो गया हमारा ये। तो ये 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 490 यूनिट।
ये आ गया हमारा 490 यूनिट। तो ये हमारा यूनिट आ गया, इतना यूनिट हम यूज कर रहे हैं। इस तरह से जो है हम अपने घर का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वर्क एनर्जी चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।